व्हाट इज गवर्नमेंट? सरकार क्या है? सरकार किसे कहती है? अगर कोई पूछ ले सरकार किसे कहते हैं तो क्या कह देंगे आप? जो हमारे देश को चलाता है। ठीक है। जो हमारे देश सरकार की परिभाषा एक लेखक ने किया है, राज्य रूपी जलयान को चलाने वाली मशीन को सरकार कहते हैं। अर्थात जो राज्य को चलाता है, राज्य और क्या चलाने मशीन तो ही है। राज्य एक जहाज, राज्य जहाज है, राज्य को जहाज माना गया है, राज्य की तुलना जहाज से की गई है, तो उसको चलाता कौन? मशीन को चलाती ना, उसी को सरकार कहते हैं। अर्थात जो राज्य पर शासन करता है उसी को सरकार कहते हैं। जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता है उसी को सरकार कहते हैं। जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता है उसी को सरकार कहते हैं। राज्य से तात्पर्य यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं है। राज्य की परिभाषा अगर पढ़ेंगे जो है तो राज्य के लिए 4-5 चीजें होना चाहिए। राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना चाहिए। गार्डनर ने सबसे अच्छी परिभाषा दिया है, गार्डनर की परिभाषा राज्य की मानी जाती है। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है निश्चित भूभाग होना चाहिए, अर्थात जमीन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, उसकी अपनी प्रभुसत्ता होना चाहिए और एक सरकार होना चाहिए। 4 तत्व बताए हैं राज्य के। जहाँ पर 4 तत्व होते हैं वहीं पर कोई राज्य बनता है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल ये राजनीति शास्त्र की दृष्टि से राज्य नहीं है, ये क्षेत्र ही है। इनको राज्य कहा जाता है जबकि क्षेत्र ही है। राज्य भारत एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, ये सब स्टेट है। समझ गए ना? जैसे हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 से पहले एक देश था। 15 अगस्त 1947 पहले हमारा एक देश था, भारत। इंडिया वाज ए कंट्री नॉट ए स्टेट। बिफोर 1947 इंडिया वाज ए कंट्री नॉट ए स्टेट। 15 अगस्त 1947 पहले हमारा एक देश जो भारत है वो एक देश था, लेकिन एक राज्य नहीं था। राज्य तब हुआ जब भारत को आज़ादी प्राप्त होगी, क्योंकि प्रसत्ता होना चाहिए। राज्य के लिए प्रसत्ता होना चाहिए। प्रसत्ता ही राज्य की जान होती, प्राण होता है। प्रसत्ता की तुलना प्राण से की जाती है। अगर प्राण नहीं है तो राज्य नहीं है। प्रसत्ता मतलब जो है, प्रसत्ता की परिभाषा दिया गया है, प्रसत्ता स्वातंत्र वो होता है कि उस देश के रहने वाले लोग किसी दूसरे के अधीन ना हो, अर्थात उनका स्वयं का शासन हो, वो प्रसत्ता होना चाहिए। तो 15 अगस्त 1947 हमारा देश जो है एक स्टेट बना, एक राज्य बना है। तो समझ गए राज्य ना? राज्य क्या है ये आपको आगे शास्त्र। राज्य क्या है? जो है राज्य के 4 तत्व होते हैं। निश्चित भूभाग, जब तक कोई भूभाग नहीं होगा जिस पर उसका वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, तो निश्चित भूभाग हो गया। जनसंख्या होनी चाहिए और उनकी एक सरकार होना चाहिए प्रशासन करने के लिए, और प्रसत्ता होना चाहिए। 4 तत्व होने चाहिए राज्य के। जो समझ गए ना? तो हमारा देश एक राज्य है। पहले राज्य नहीं था, एक देश। पहले देश था, भारत एक देश था। बाद में भारत एक देश के 2 देश 2 राज्य बन गए। भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बन गए। तो समझ गए राज्य की परिभाषा? तो राज्य रूपी जलयान को चलाने वाली मशीन को या राज्य रूपी जहाज को चलाने वाली मशीन को सरकार कहते हैं। सरकार अनेक प्रकार की होती हैं। सरकार अनेक प्रकार की होती हैं। एक तो तानाशाह तंत्र होता है जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है। फिर कुलीन तंत्र होता है जिसमें कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। फिर प्रजातंत्र होता है। इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रजातंत्र पाया जाता है। दुनिया के हर देश में प्रजातंत्र पहले जो है राजतंत्र होता है। पहले आज से 2,500 साल पहले जो है राजतंत्र हुआ करता था हर देश में। हर देश में राजा होते थे, होते नहीं होते थे। तो ये क्रम चलता है, लास्की ने बताया क्रम चलता है। पहले राजतंत्र होता है, जब राजतंत्र जो है विफल हो जाता है, अर्थात राजतंत्र में जो है राजा ही देश का शासक होता है, राज्य का शासक होता है। जब वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और तानाशाह बन जाता है, अर्थात राजतंत्र अपना कलुषित रूप धारण करता है तो तानाशाह तंत्र हो जाता है उसको। जब राजतंत्र अपना कलुषित तंत्र धारण करता है तो तानाशाह तंत्र हो जाता है। तो उसके बाद जो कुलीन तंत्र आता है,
राजतंत्र कौन तंत्र आता है? कुलीन तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन, जो कुलीन होते, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनका कुछ व्यक्तियों का शासन आ जाता है, तो कुलीन तंत्र आ जाता है। और कुलीन तंत्र बाद जब कुलीन तंत्र जो है अपना खराब रूप धारण करता है तो भी विफल हो जाता है। उसके बाद जो है फिर प्रजातंत्र आता है। तो इस समय जो है कुलीन तंत्र आया था कुछ दिन के लिए, सामंतवादी शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र ही था। जो पूरी दुनिया में सामंतवादी शासन व्यवस्था आई थी, जमींदारी शासन व्यवस्था आई, तो कुलीन तंत्र ही एक प्रकार कुलीन तंत्र का रूप था, जिसमें अच्छे लोग शासन करने लगते थे। जो अब जो है दुनिया के हर देश में प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र जब अपना खराब रूप धारण करता है तो भीड़ तंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? भीड़ तंत्र। जैसे हमारे कुछ देश जो है भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर प्रजातंत्र विफल हो चुका है वो भीड़ तंत्र हो जाता है, समझ ना, उसको भीड़ तंत्र बोलते हैं। तो ये तो तीन प्रकार सरकारें हो गई, आने समय के अनुसार बदलती रहती हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। एक विभाजन मैंने और बताया था जो है आजकल के युग में जो है प्रजातांत्रिक युग में, क्योंकि आज प्रजातांत्रिक युग है जो है, दुनिया के हर देश में प्रजातांत्रिक सरकारें हैं। वो प्रजातांत्रिक सरकारें भी कई प्रकार की हैं। कहीं कहीं पे जो है संस्थात्मक शासन प्रणाली है, कहीं कहीं अध्यक्षात्मक, दो शासन प्रणाली होती हैं, एक संस्थात्मक शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षात्मक। प्रजातंत्र की दो शासन प्रणाली होती हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा संस्थात्मक शासन प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सबसे अच्छा उदाहरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ पर मेन जो प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके हाथ में शासन सत्ता होती है, उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति चुनाव जो है जनता द्वारा होता है। और संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो है संसद सर्वोच्च होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, सम्राट सर्वोच्च होता है, जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है। सबसे ज्यादा अधिकार संसद को ही मिलते हैं, और संसद से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, संसद सदस्यों के द्वारा ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो हमारे देश में संस्थात्मक शासन प्रणाली है। एक बात मैंने और बताया था, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। जहाँ पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है उसको एकात्मक सरकार कहते हैं। जैसे ब्रिटेन है, नेपाल है, भूटान है, जो छोटे देश हैं वहाँ पर एकात्मक सरकार पाई जाती है। और संघात्मक सरकार जहाँ पर किसी देश में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक तो पूरे देश के लिए होती है और दूसरे अन्य राज्यों के लिए होती है। जैसे हमारा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये सब संघात्मक संघात्मक सरकार की शासन प्रणाली में पाई जाती है। तो संघात्मक सरकार की जो है कुछ शर्तें होती हैं। एक पहली बात, संघात्मक शासन प्रणाली में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती है। शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, मतलब जिसे तीन अंग होते सरकार में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों शक्तियाँ अलग अलग विभाजित होती जो है, तो ये विशेषता होती है। न्यायालय सर्वोच्च होता है, और राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है अधिकारों का बंटवारा होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा देश जो है संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी एक प्रश्न उठता है, किसी ने, एक विद्वान ने कहा है कि हमारे देश का ढांचा संघात्मक है, हमारे देश का ढांचा संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश में एकात्मक सरकार हो जाती है, राज्य सरकारें अपना काम करना बंद कर देती, राज्य सरकार भंग कर दिया जाता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाता है, राज्य सरकारों का अधिकार छीन ली जाती है, और वो सरकार वह छीन करके जो है केंद्र सरकार अपने हाथ में अधिकार ले लेती है। विशेषकर कुछ प्रावधान हमारे यहाँ किए गए हैं, विशेषकर संकटकालीन जो प्रावधान हैं, संकट काल के समय राज्य सरकार की शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार छीन करके अपने हाथ में ले लेती है, तो एक आत्म सरकार बन जाती है, पूरे देश के लिए एक ही सरकार हो जाती है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से सरकार का विभाजन हुआ ये। अब देखिए अपने हम इसमें आ जाएंगे केंद्र सरकार और विधायिका। तो मैंने बताया था सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नियमों को निर्मित करने को व्यवस्थापिका होती है, नियमों को निर्मित करने को व्यवस्थापिका होती है, पालन उसके करवाने को कार्यपालिका होती है, नियम भंग करने वालों पर यह अभियोग लगाती है, न्यायपालिका निर्णय देकर दंड कुठार चलाती है। अर्थात व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून बनाना, देश के लिए नियम निर्धारित करना, नियम बनाना, कानून बनाना, और पालन करवाने के लिए क्या होती है? कार्यपालिका होती है। और जो उन कानूनों का उल्लंघन करे उसको दंडित करने का कार्य न्यायपालिका करती है। तो हर समय जो है सरकार के तीन प्रकार के कार्य होते, व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी। तो प्राचीन काल में जब राजतंत्र होता था
तो एक ही व्यक्ति में तीनों प्रकार के अधिकार होते थे, अर्थात राजा ही या सम्राट ही जो है या बादशाह ही जो है वही कानून बनाता था, वही कानूनों को लागू करवाता था, वही उनको पालन न करने वालों को दंडित करता था। लेकिन अब जो है प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में ये अधिकार अन्य व्यक्तियों के पास होते हैं। तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार देखिए विधायिका है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका को विधायिका कहते हैं, संसद कहते हैं। केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्था के देश के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति या दो सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनेगी। अर्थात हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि देश के लिए, पूरे देश के लिए एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी, जिसमें राष्ट्रपति होगा। पार्लियामेंट कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, और दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात हमारे देश की संसद के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए, क्योंकि राष्ट्रपति तो उसी का अंग है ना। संसद लिखा है, उसमें लिखा हुआ राष्ट्रपति होगा और 2 सदन होंगे, अर्थात सरकार के 3 अंग होंगे। नंबर 1 राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। तो ये संसद 3 अंग है। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख भी होता है, अर्थात ये संसद से भी जुड़ा हुआ है, संसद का अंग है। राष्ट्रपति जो संसद का अंग है और कार्यपालिका से भी जुड़ा, कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख है। एक संवैधानिक व्यवस्था वो कार्यपालिका कह सकते हैं। संवैधानिक कार्यपालिका 2 होती है, एक संवैधानिक कार्यपालिका या नाम मात्र की कार्यपालिका, ये नाम मात्र की कार्यपालिका भी है या संवैधानिक कार्यपालिका भी है, और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार कार्यपालिका होती है, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र के राष्ट्रपति जो है संसद का भी अंग है, व्यवस्थापिका का भी अंग है और कार्यपालिका का भी अंग है, क्योंकि वो वैधानिक कार्यपालिका भी है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है केंद्र सरकार की, और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति को प्रथम सदन अथवा लोकप्रिय प्रथम सदन कहते हैं या निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को जो है प्रथम सदन और निम्न सदन, और राज्यसभा का द्वितीय सदन और उच्च सदन। समझ गए ना, याद रखेंगे। राज्यसभा उच्च सदन है, क्या है? उच्च सदन है, और उसको द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा निम्न सदन है और उसको प्रथम सदन कहते हैं। समझ गए ना। अगर अधिकारों की दृष्टि देखेंगे तो निम्न सदन ज्यादा शक्तिशाली होता है। अधिकारों की दृष्टि देखेंगे निम्न सदन अर्थात लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होती है राज्यसभा से जो है। समझ गए ना। तो निम्न सदन किसको कहेंगे? निम्न सदन लोकसभा को। उच्च सदन किसको कहेंगे? और प्रथम सदन किसको कहेंगे? लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। तो याद रखेंगे, आ सकता है कि निम्न सदन का नाम बताइए, ये सरकार के निम्न सदन का नाम बताइए तो लोकसभा बताएंगे, उच्च सदन का नाम बताइए तो राज्यसभा बताएंगे। प्रथम सदन लोकसभा है और द्वितीय सदन राज्यसभा है। हाँ, अब हम पहले 3 अंग हो गए सरकार के ना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले लोकसभा के बारे में हम देखेंगे, लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, अर्थात इस लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा होता है। अभी चुनाव हुए थे ना, कब हुआ था चुनाव? 1913 में, 2013 में, 2013 चुनाव हुए ना अभी जो है। तो लोकसभा चुनाव हुए थे। अब लोकसभा पहले ही सदस्य संख्या है 14 ही में हुए। हाँ 14 में ही हुए, अभी जल्दी तो हुए, मई जून में नहीं, 14 में हुए, मई 2014 में हुए। मार्च अप्रैल मई में हुए, मई अप्रैल में हुए हैं। मई अप्रैल 16 मई को, तो 16 मई जो है मतगणना हुई थी, अप्रैल मई में हुई थी। तो सबसे पहले लोकसभा सदस्य संख्या देखेंगे। हमारे देश संविधान में जो है लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। जब संविधान का निर्माण किया गया था तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी कि 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। बाद में समय समय पर इसमें परिवर्तन किया गया है। 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित कर दी गई। सन 1974 में संविधान का 31वां
संविधान संशोधन करके जो है इसकी सदस्य संख्या 547 नियुक्त कर दी गई है कि 547 ज़्यादा सदस्य नहीं चुने जाएंगे। किंतु गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। पुनः जो है गोवा दमन दीव का जब पुनर्गठन किया गया 1987 में, तो निश्चित किया गया कि इनकी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य भारतीय संघ के राज्यों से व अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समूह के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अर्थात 550 का चुनाव हो सकता है। 550 में से 530 जो है स्टेट चुने जाएंगे और 20 जो है संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाएंगे और बाकी 2 सदस्य जो चुने जा सकते हैं वो राष्ट्र मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन समुदाय क्या होता है? एंग्लो इंडियन, इंडियन में भारतीय, एंग्लो में अंग्रेज, अर्थात वो लोग जो जिनके माता या पिता अंग्रेज हों, जिनके माता अंग्रेज हों या पिता भारतीय हों, उनकी जो संतानें हैं, उनके जो समाज हैं, अर्थात जिनका जो है माता पिता में से कोई भारतीय हो, एक भारतीय हो, एक अंग्रेज हो, तो उनकी जो संतानें, उनको अगर मत प्रतिनिधि नहीं मिलता है तो उनको उनमें से जो है 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है। तो इसका 552 संख्या हो सकती है अधिकतम जो है। और यही प्रावधान कर दिया गया है कि ये जो सदस्य संख्या 552 निश्चित की गई है ये 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 तक कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से 552 सदस्य हो सकते हैं। इस समय कितने सदस्य होते हैं? 544 शायद है इसमें, 544 शायद इसमें है, 544 सदस्य होंगे। 545, हाँ इस 45 होंगे, 45 हैं, 2 मनोनीत में 547 होते होंगे, 547 सदस्य होते हैं इसमें। हाँ तो ये सदस्य संख्या हो गई। तो इस सदस्य संख्या में बताएंगे कि मूल संविधान में 500 संख्या निश्चित की गई थी, बाद में इसे बढ़ा करके 547 किया गया था, 547 की गई थी, बाद में पुनः बढ़ा करके 552 कर दिया गया है। अब लोकसभा का संगठन, अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा। लोकसभा में जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा। कार्यकाल 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष सदस्यों का निर्वाचन होगा। संविधान के 31वें संशोधन अधिनियम अधिकतम निर्वाचन संख्या 547 है। निर्वाचन देखिए कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार, पहले वयस्क मताधिकार के लिए आयु 21 वर्ष थी, बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात 16 माह है, 16 नहीं बात चल रही, वो दूसरी माह चल रही है, 18 ही है, 18 माह नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं, वो दूसरी माह चल रही है, वयस्क के लिए बात चल रही है। उसके लिए जो वयस्क मतलब जो वयस्क पर वहाँ पर जो है कि बालिग नाबालिग के लिए है, बालिग के लिए बात चल रही कि 16 साल पर बालिग मान लिया जाए, विशेषकर अपराधों के संबंध में, क्योंकि 16 साल 15 साल करके बहुत बड़े अपराध कर डालते हैं। तो अपराधों जो नाबालिग होता है उसके लिए संरक्षण दिया गया है, तो संरक्षण का लाभ फायदा उठाते हैं। इसके लिए 16 साल करने को वो चल रही है, समझ गए ना कि वयस्क तक हटाने के लिए नहीं चल रहा है। तो पहले 21 साल से, बाद में घटाकर इसको 18 वर्ष के कर दिया गया है वयस्क आयु खोल के लिए। और 18 वर्ष का कोई भी नागरिक जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो इसके चुनाव में भाग ले सकता है, इसमें वोट दे सकता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अब आयु 21 वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दिया। 1989 जो है ये किया गया, 18 वर्ष कर दिया। पहले 21 साल थी, पहले इसके लिए वोट देने का अधिकार 21 साल मिलता था, अब 18 साल पर मिल जाता है। तो लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं ये गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, तो खुले रूप में नहीं चुने जाते, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और वयस्क मताधिकार के अंतर्गत। अर्थात हर वयस्क व्यक्ति जिसकी आयु 18 पूरी कर सकता है, पूरी हो गई है, वो उसके लिए वोट अपना दे सकता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। वर्तमान में भारत में लोकसभा से एक सदस्य औसतन 9,43,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात एक एकल सदस्य तात्पर्य है कि एक क्षेत्र विशेष से एक ही सदस्य चुना जाएगा। पहले देश को 547 भागों में बांटा गया है, हर भाग से हर क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। जैसे अपने यहाँ बाराबंकी एक क्षेत्र है,
यानी यहाँ से एक सदस्य चुना जाता है। इस बार कौन चुनाव जीती यहाँ पर? प्रियंका सिंह रावत। इससे पहले कौन थे? श्री पीएल पुनिया जी थे। पूरे बाराबंकी का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा सीट से लोकसभा सदस्य के रूप में जो है। मतदाताओं की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो पहली हेडिंग क्या हो गई? सदस्य संख्या हो गई, दूसरी निर्वाचन हो गई, दूसरी मतदाताओं की योग्यताएं, अर्थात कौन कौन से मतदाताओं में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से व्यक्ति मतदाता बन सकते हैं। तो पहला नंबर 1 भारत का नागरिक हो। प्रत्येक मतदाता बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे दूसरे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे देश का व्यक्ति जो है मतदाता नहीं बन सकता है। दूसरा, कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल। पहले कितना था? 21 साल। 1979 में घटा करके जो है 1989 में घटा करके 18 साल कर दिया गया है। तीसरा, संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो, अर्थात मतदाता सूची में नाम भी अंकित होना चाहिए। आप 25 साल के वोट डालने चले गए तो और तो आपको नहीं पड़ा, मतदाता सूची में पहले नाम आपको डलवाना पड़ेगा, फार्म भर के जो है आपको नाम उससे बढ़वाना पड़ेगा, तब जाके आप वोट डाल सकते। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। चौथा, पागल अथवा दिवालिया ना हो। पागल जानते हो, मैड पागल होता है। दिवालिया के लिए बैंकरप्ट कहते हैं। दिवालिया बैंकरप्ट, दिवालिया किसे कहते हैं? जिसने सरकारी या कोई कर्ज लिया हो, अदा न कर पाता हो, अर्थात उसकी साख गिर जाती है, वो पैसा खा गया, अदा नहीं कर पाया, कर्ज लिया, पैसा खा गया, तो उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है मतदाता नहीं बन सकता है। तो ये 4 हो गए। पहला, भारत का नागरिक हो, कम से कम 18 वर्ष की आयु हो, मतदाता सूची में नाम अंकित हो, पागल से दिवालिया ना हो, संसद के कानून द्वारा किसी विरुद्ध आचरण के लिए मतदान से वंचित न कर दिया गया हो। कोई ऐसा कानून को उल्लंघन न किया हो जिससे संसद ने उसको वंचित कर दिया हो। तो ऐसी भी एक शर्त रखी गई है, किसी संसद उसको वंचित कर सकते, संसद द्वारा वंचित ना हो मतदान से जो है। ये 5 शर्तें हैं मतदाताओं के लिए, मतदाता की योग्यताएं जो है। 5 में से 4 जरूर याद रखेंगे। तो मतदाता की योग्यता हो गई। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 साल होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है संविधान परिषद 88(2) में। किंतु इस शब्द के पूर्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्र द्वारा भंग की जा सकती है, परंतु इससे पूर्व भी जो है यह प्रधानमंत्री राष्ट्र सलाह देता है और राष्ट्र उस पर विश्वास करता है, उसकी सलाह मान लेता है, तो 5 साल पहले भी जो है उसको भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा होने पर संसद विधि द्वारा लोकपाल का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगर मान लीजिए किसी कारण आपातकाल लग गया, संसद का कार्यकाल समाप्त होने वाला, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन आपातकाल घोषणा हो गई और आपातकाल की स्थिति में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो उसमें उस समय भी जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, संसद बढ़ा सकती है स्वयं। संसद स्वयं अपना कार्यकाल, संसद कार्यकाल लोकसभा बढ़ा सकती है। संसद में तीनों सम्मिलित हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों सम्मिलित हैं, समझ गए ना। तो इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है, किंतु यह बात एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1976 में चुनाव नहीं हो पाए समय पर जो है, तो 2 बार कार्यकाल 1-1 वर्ष बढ़ाया गया था। हमारे देश में कई बार प्रधानमंत्री सलाह पर लोकसभा को सदस्य समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, यह किया जा चुका है। कभी कभी कार्यकाल नहीं पूरा किया, कई बार नहीं पूरा किया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यकाल नहीं पूरा किया था, वो अपना जो है क्या नहीं सिद्ध कर पाए थे, अपना बहुमत सिद्ध कर पाए थे, इसलिए सरकार 13 दिन में ही गिर पा गई थी, तो लोकसभा भंग करना पड़ा था। इसका मोरारजी देसाई के समय में भी सरकार भंग करना पड़ा था, जो है चौधरी चरण सिंह के समय सरकार भंग करना पड़ता, जो है, समझ गए ना। तो ये जो है सरकार 5 साल पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। अब अगली हेडिंग है पदाधिकारी। लोकसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक होता अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। चुनाव जो संपन्न होता है तो लोकसभा के सदस्य जो है अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, दूसरा उपाध्यक्ष चुनते हैं। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वे स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर अवधि से पूर्व भी अपना पद खाली कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अर्थात लोकसभा के सदस्य अगर चाहें तो पद नहीं छोड़ रहा है तो उसको हटा भी सकते हैं, प्रस्ताव पारित करके उसको बहुमत से प्रस्ताव पारित करके वो उसको हटा सकते हैं। किंतु ऐसा करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। ऐसा कभी हुआ भी नहीं हमारे भारत में कि किसी लोकसभा सदस्य को हटाया गया हो, अध्यक्ष को हटाया गया, ऐसा भी कभी हमारे इतिहास में हुआ हमारे देश में, जो है कभी हमारे देश में किसी लोकसभा अध्यक्ष को भी हटाया नहीं गया है।
क्योंकि वो प्राय जो है बहुमत दल के नेता से ही चुना जाता है नहीं, तो उसको अभी तक हटाया नहीं गया है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। इन दोनों पदाधिकारियों को वही सुविधा प्राप्त होती है जो मंत्रियों को प्राप्त होती है, अर्थात इनको इनका दर्जा जो है मंत्रियों के समान होता है। तो ये पदाधिकारी हो गए। कौन पदाधिकारी होते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष को अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कहते हैं। अध्यक्ष में कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन इस समय है? श्रीमती सुमित्रा महाजन। इससे पहले कौन थी? श्री मीरा कुमार, नहीं, श्रीमती मीरा कुमार। कुमार वो दक्षिण भारत की हैं, कुमार लगाती वहाँ पर लगाती होंगी नहीं, वहाँ दक्षिण भारत में लगाते होंगे जो मीरा कुमार, समझ गया ना? हाँ, तो इसे लगाए होंगे, समझ गया ना? अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। अब आगे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अर्थात कौन सा व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, कौन सा व्यक्ति एमपी का चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 102 में जो है सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, वो संघ अथवा राज्य के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो। संघ अथवा केंद्र सरकार के अधीन, अर्थात कोई सरकारी केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारी ना हो, न राज्य सरकार का सरकारी कर्मचारी। हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, हम लोग लाभ के पद पर माने जाते हैं, समझ गए ना? कोई सरकारी कर्मचारी लाभ के पद पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। हम लोग एमपी एमएलए चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, तो लड़ सकते हैं। हाँ, चौथा, वो पागल अथवा दिवालिया ना हो, समझ गया ना? जिसका मतदाता पागल भी दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस बार उसी प्रकार जो है कैंडिडेट को भी पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। नंबर 5, संसद के द्वारा किसी कानून के आधार अयोग्य न घोषित किया गया हो। नंबर 6, देश के किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो, अर्थात तो देश का मतदाता होने कहीं पर भी होना चाहिए, किसी क्षेत्र में देश की किसी भी मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होना चाहिए। नंबर 7, संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करता, अन्य जो योग्यताएं संसद निर्धारित करे उनको भी पूरा करना आवश्यक हो। तो ये जो है लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यताएं हो गई जो है। लाभ के पद का देखो यहाँ पर बताएगा संविधान क्या लाभ के पद का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) में है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति केंद्र राज्य सरकार के किसी लाभ पद पर है तो वो संसद किसी भी सदन की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा। राज्य विधानमंडल के लिए ऐसा ही प्रावधान अनुच्छेद 191 में है। संविधान में लाभ के पदों के लिए कोई अलग व्याख्या नहीं दी गई है। अनुच्छेद 102(1) में के अनुसार लाभ के पद से प्रयोजन में उन पदों पर विचार नहीं किया जाएगा जिन्हें संसद ने कानून बनाकर इस स्थिति से बाहर कर दिया है। सामान्यतः राष्ट्रपति या राज्यसभा राज्यपाल संसद विधायक को अयोग्यता के मुद्दे पर आयोग से परामर्श लेकर ही कार्यवाही करती है। चुनाव आयोग ने 31 मार्च 2003 ईस्वी को निर्देश के अनुसार राज्यसभा लोकसभा के नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को शपथ पत्र पर निम्न विषयों की पूरी जानकारी बिंदुवार देनी पड़ती है। चुनाव आयोग ने 31 मार्च 2003 को एक निर्देश जारी किया गया है। उसके अनुसार नामांकन के समय ये सूचनाएं देना आवश्यक हो गया है। कौन कौन सूचनाएं हैं? पहला, क्या प्रत्याशी किसी आपराधिक मामले में नामजद दोषमुक्त या बरी हुआ है? यदि हाँ तो उस पर अर्थदंड लगाया अथवा उसे कैद की सजा सुनाई गई है। इसको आपको जानकारी देना पड़ेगा जो है 2003 से व्यवस्था कर दी गई है। जो चुनाव लड़ेगा उसको ये जानकारी देना पड़ेगा कि कहीं किसी ने अपराध किया है या अपराध दोषमुक्त से बरी हुआ है या उस पर जुर्माना लगाया गया है या उसे कैद की सजा सुनाई गई है, कितने दिन की सुनाई गई है, ये सब देना पड़ेगा। दूसरा, नामांकन से 6 माह पहले तक के समय कोई प्रत्याशी 2 वर्ष या उससे ज़्यादा कैद योग्य किसी लंबित प्रकरण में आरोपित था जिससे वो आरोप लगाए जा चुके थे और संज्ञान लिया जा चुका है, यदि हाँ तो उसका विवरण दे। तीसरा, प्रत्याशी उसके पति या पत्नी तथा उसके आश्रितों के नाम की चल अथवा अचल संपत्ति के ब्यौरे, अर्थात तुम्हारे पास कितनी चल कितनी अचल संपत्ति है, तुम्हारे परिवार के पास, तुम्हारी पत्नी के पास, तुम्हारे बच्चों के पास, नहीं पत्नी और पति को केवल 2 की देना पड़ता है। आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति है, आपकी पत्नी कितनी चल अचल संपत्ति, सब देना पड़ता है। मेरा पता नहीं सब निकलता है नहीं आश्रित नाम से, हाँ आश्रित नाम से भी, बच्चों के नाम भी जो है। हाँ, चौथा, उत्तरदायित्व खास तौर से यदि उसके किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा सरकार को भी बकाया है तो उसका विवरण। पांचों, प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता क्या है,
ये 2003 से पहले नहीं था। 2003 में चुनाव आयोग ने ये प्रावधान कर दिया गया है और ये सूचना तुमको नामांकन पर भरते समय देना पड़ेगा जो। तो ये हो गया सदस्यों के बारे में। अब आगे अधिवेशन है। लोकसभा तथा राज्यसभा की अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। इस संबंध में नियम ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात लोकसभा के 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक बैठक अधिक जो है अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर जो है उसकी दूसरी बैठक जरूर होना चाहिए। वैसे 3 सत्र चलते हैं, 3-4 सत्र चलते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र। तो 6 महीने के अंदर होने सवाल ही नहीं उठता है। तो भाई 6 महीने तो हो ही जाती है, 6 महीने पहले वही बैठक हो जाती है। अब हाँ, कोई निश्चित नहीं 3-4 महीने, लेकिन 6 महीने के अंदर हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। अब लोकसभा अध्यक्ष जो होता है एक पदाधिकारी लोकसभा का है, तो उसके अधिकार और कार्य देखिए। लोकसभा अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक महत्वपूर्ण पद है। उसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन की कार्यवाही संचालित करना। लोकसभा और राज्यसभा बैठकों कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्षता जो है उसका स्पीकर या अध्यक्ष करेगा जो है।